ने अभिव्यक्त किया है कि गीता के ही सिद्धांतों को पतंजलि ने सूत्रबद्ध करके दर्शन का रूप दिया है। क्यों ऐसा मैंने लिखा, ये भी एक बहुत मजे की बात है, समझ लो। नारायणोपाख्यान शांति पर्व में ये बात बताई गई है कि ये योग विद्या जो है सर्वप्रथम हिरण्यगर्भ के द्वारा प्राप्त हुई। हिरण्यगर्भ रूप में परमात्मा का ही अवतरण हुआ स्वयं, और हिरण्यगर्भ ने ये विद्या व्योस्वान को दी। जो भगवान ने कहा ना गीता में, एवं व्योस्यते योगम प्रोक्तवान हमभ्यम व्योस्वान मनवे प्राह। तो किस रूप में भगवान ने व्योस्वान को योग विद्या दी? तो शांति पर्व में स्पष्ट शब्दों में कहा हिरण्यगर्भ के रूप में। तो कपिल सांख्य बुद्धि के प्रवर्तक हैं और हिरण्यगर्भ योग बुद्धि के प्रवर्तक हैं। महाभारत में सर्वत्र इसी की व्याख्या है। तो भगवान हिरण्यगर्भ ने यह योग विद्या जो है, योग बुद्धि का उपदेश पहले व्योस्वान को दिया, व्योस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, जो भगवान ने अपनी परंपरा बताई है गीता के 4थे अध्याय में। तो हिरण्यगर्भ द्वारा प्रदत्त जो योग विज्ञान था वही आगे चल कर के भगवान ने कहा लुप्त हो गया है, अब मैं तुम्हें उसी का उपदेश दे रहा हूँ। काले ने महता योगो नष्ट परंतप। हिरण्यगर्भ द्वारा प्रवर्तित जो योग मार्ग था वो काल के गाल में विलीन हो गया। काले ने महता योगो नष्ट परंतप। अब मैं, तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए मैं तुम्हारे माध्यम से उसको पुनः प्रकाशित कर रहा हूँ। भगवान ने कहा ना। तो अब जो जिस ज्ञान को भगवान ने प्रकाशित किया है वह योग बुद्धि का ज्ञान है। अब पतंजलि तो भगवान के बहुत बाद में हुए हैं। कुछ विद्वानों ने ऐसा लिखा है कि पतंजलि महाभारत से पूर्व थे, लेकिन ये हमें महाभारत के अध्ययन से प्रमाण नहीं मिला, क्योंकि महाभारत में जितने ऋषि हुए हैं सांख्य और योग के प्रवर्तक या व्याख्याता, सबका वर्णन मिलता है। प्रवर्तक तो दो ही है, सांख्य और योग ने। महाभारत पतंजलि से परिचित नहीं है, महाभारतकार पतंजलि से परिचित नहीं है, और महाभारत का वक्ता भी पतंजलि से परिचित नहीं है। और महाभारत की तीसरी आवृत्ति में जो क्या बोलते हैं सौती है, वो भी पतंजलि से परिचित नहीं है। न तो व्यास ने, न तो वैशंपायन ने, और न तो सौती ने पतंजलि का जिक्र किया। बहुत से ऐसे ऋषि हैं जिसको व्यास ने नहीं, लेकिन वैशंपायन ने उनका वर्णन किया है। बहुत ऐसे भी ऋषि हैं जिसको व्यास और ये क्या बोलते हैं वैशंपायन ने नहीं, बल्कि सौती ने उनका वर्णन किया है, क्योंकि सौती के समय में वो थे। जब वो सौती महाभारत की कथा सुना रहा है तो उस समय वो थे ऋषि, इसलिए उनका उसने वर्णन किया। लेकिन सौती ने भी कहीं पर पतंजलि का जिक्र नहीं किया है। इसलिए मेरे विचार से पतंजलि महाभारत की रचना तक नहीं थे। महाभारत की रचना के बाद में पतंजलि हुए हैं। इसकी प्रस्थापना में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि पतंजलि ऐसा ऋषि जो दर्शन शास्त्र का प्रणेता हो और व्यास उसे भूल जाएं, जबकि वो इन सभी ऋषियों को नहीं भूले, पतंजलि को कैसे भूल जाते जिन्होंने दर्शन शास्त्र की प्रतिष्ठा की है। इसलिए मेरी ये स्थापना है कि पतंजलि गीता के बाद में हुए हैं, और पतंजलि ने गीता के बहुत से वाक्यों को ज्यों का त्यों स्वीकार करके अपने दर्शन शास्त्र में प्रतिष्ठित किया है। इसलिए हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि पतंजलि का योग दर्शन जो है वो हिरण्यगर्भ द्वारा प्रवर्तित और भगवान कृष्ण द्वारा यानी जिसका उद्धार किया गया, रिजुनेटेड अंग्रेजी में जिसे कहते हैं, उसी को उन्होंने सूत्रबद्ध किया है। इसलिए गीता के श्लोकों के बहुत से तत्वात्मक जो विवेचन है वो पतंजलि के सूत्रों में हमें प्राप्त होते हैं। तो गीता के अर्थ को प्रकाशित करने में पतंजलि की भी मदद बड़ी उपयोगी है, क्योंकि पतंजलि ने उसको अच्छी प्रकार से समझा। और पतंजलि जो है महाभाष्यकार हैं, ये तो सभी जानते हैं, और महाभाष्य की रचना गीता के बाद में हुई, ये भी सभी जानते हैं।
तो महाभाष्यकार पतंजलि जो है वही सूत्रकार पतंजलि है, ये भी हमें मानने में कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि पतंजलि अलग अलग हैं, सूत्रकार अलग हैं, भाष्यकार अलग हैं, और क्या नाम आयुर्वेद के आचार्य पतंजलि अलग हैं। लेकिन मेरे विचार से वो जो उनके विषय में एक श्लोक है कि क्या बोलते हैं, व्याकरण के द्वारा वाणी का, औषधियों के द्वारा शरीर का, और योग के द्वारा चित्त के मल का शोधन करने वाले जो महर्षि पतंजलि हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये श्लोक उनके लिए जो प्रचलित है वो यथार्थ है। खैर, तो मैं ये बता रहा था, हाँ, पतंजलि का समय निश्चित है, क्योंकि पतंजलि बहुत पुराने ऋषि नहीं हैं, इसलिए उनका समय निश्चित है। उनके समय में कोई इधर उधर, थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो सकता है, ज़्यादा इधर उधर नहीं हो सकता, क्योंकि वो शुंग वंश की संस्थापना में हेतु रहे। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को प्रतिष्ठित किया, ऐसे ही पतंजलि ने पुष्पमित्र शुंग को प्रतिष्ठित किया। तो पुष्पमित्र शुंग का काल जो है वही पतंजलि का काल है। अब पुष्पमित्र शुंग की प्रतिष्ठा कब हुई, शुंग वंश का आधिपत्य भारत पर कब हुआ, ये इतिहासकारों के खोज की विषय है। और उसमें हमारे जो भारतीय इतिहासकार हैं उनमें और पश्चिमी इतिहासकारों में मतभेद है। इतिहास का अनुसंधान करते हुए मैंने ये पाया कि जो पश्चिम के इतिहासकारों ने बातें कही है वो बहुत घटिया दर्जे की हैं और भारत के गौरव को नष्ट करने वाली हैं। तोड़ मरोड़ करके हमारे इतिहास को संकुचित करने के उन्होंने बहुत प्रयत्न किया है, इसलिए सही इतिहास का उन्होंने उल्लेख नहीं किया। काल को यानी बहुत घसीट लिया। यानी आप देखो, ये चंद्रगुप्त को ला करके 3री सदी में बैठाया, ईसा पूर्व 3री BC में। और इसमें कारण क्या था? केवल एक कारण था, जो भारत के इतिहास का अनुसंधान प्रारंभ किया। बड़ी अच्छी कहानी है, तुम लोग सुन लो, याद रखना काम देगा तुम लोगों को। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी भाग पर अपना आधिपत्य जमा लिया और कलकत्ता में उनका प्रतिनिधि रहने लगा और बिहार तक उनका शासन हो गया, बिहार तक ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब, तो बिहार तक उसका शासन हो गया और बंगाल में अत्याचार शुरू हो गया। और फिर वहाँ पर कलकत्ता में उनका कोर्ट था, उन्होंने वहाँ पर, तो उनका एक जज था, तो क्या बोलते हैं उसका, खैर नाम इस समय समझ में नहीं आ रहा है। तो उस जज ने भारत की संस्कृति और संस्कारों को जानने के लिए निश्चय किया कि हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। उस जज ने कहा कि हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो सर विलियम जोन्स नाम था उसका, तो उसने कहा कि संस्कृत पढ़ना चाहिए। तो उसने कई पंडितों को बुलाया, भाई हमें संस्कृत पढ़ाओ। तो उन्होंने कहा कि तुम मलेच्छ हो, इसलिए हम तुम्हें संस्कृत नहीं पढ़ा सकते, ये देव भाषा है, ये मलेच्छों के लिए नहीं है। जो स्वाभिमानी पंडित थे उन्होंने तो इनकार कर दिया। लेकिन उसने प्रलोभन देकर के एक पंडित को पटा लिया। तो एक पंडित उसमें पट गया और सर विलियम जोन्स ने संस्कृत पढ़ना शुरू किया। तो उसने संस्कृत पढ़ी। संस्कृत पढ़ करके अब वो हमारे ग्रंथों को पढ़ने लगा और पढ़ करके उसमें से जो संस्कृत पढ़ी थी, अब वो तो कोई वैदिक व्याकरण तो पढ़ी नहीं थी, व्याकरण पढ़ी थी और सामान्य व्याकरण से जितना ज्ञान होता उतने उसे ज्ञान था हिंदी संस्कृत का। तो अब सर विलियम जोन्स जो था वो भारत का इतिहास ढूंढने लगा कि आखिर इनका इतिहास क्या है। तो उसे कोई बात समझ में आई नहीं।
क्योंकि इतिहास जो है एक कि 1000 वर्ष ऋषि ने तपस्या की, 1 लाख वर्ष ऋषि ने, 10,000 वर्ष ऋषि ने तपस्या की। वो सोचने लगा कि ये तो सारा गप है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो था क्रिश्चियन और बाइबल के अनुसार अभी सृष्टि हुई है 6,000 वर्ष हुए हैं। 6,000 वर्ष पहले सृष्टि हुई। बाइबल के गणना, पूरी गणना दी है कि मनुष्य सृष्टि इस पृथ्वी पर 6,000 वर्ष पहले हुई। उससे पहले मनुष्य थे ही नहीं पृथ्वी पर। तो वो कहने लगा कि 6,000 वर्ष पहले तो मनुष्य ही नहीं थे, तो यहाँ इतने 1000 वर्ष तक ऋषि कैसे तपस्या कर लिए? ये कल्पना है। फिर उसने देखा कि महाभारत का युद्ध कब हुआ? कहा 5,000 वर्ष पहले। कहा 6,000 वर्ष पहले तो मनुष्य पैदा हुए, तो सिर्फ 5,000 वर्ष पहले इतने आदमी मर भी गए? ये असंभव है। वो भी उसने, अब वो सोचने लगा कि भाई कुछ तो प्रमाण मिले। तो उसने ग्रीक की फिलॉसफी पढ़ी और हिस्ट्री पढ़ी, यूनान की, जिसे ग्रीक कहते हैं, यूनान को ग्रीक कहते हैं। तो वहाँ की फिलॉसफी हिस्ट्री पढ़ी उसने। तो वहाँ की हिस्ट्री में ये वर्णन है कि भारत के सम्राट के यहाँ का राजदूत रहा, और उसमें अलेक्जेंडर का वर्णन है कि अलेक्जेंडर ने भारत के कुछ हिस्सों पर अपना आधिपत्य जमाया, और अलेक्जेंडर के पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी बना वो सेलूकस बना, और सेलूकस ने के समय में भारत में यहाँ का राजदूत रहा, जिसका नाम मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज का ग्रीक भाषा में ग्रंथ मिला, संस्मरण। तो मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण में भारत का वर्णन किया है, और उस इतिहास में ये लिखा हुआ है कि भारत के कुछ हिस्से पर तो आधिपत्य किया, क्या बोलते हैं उसका नाम था, अलेक्जेंडर ने, लेकिन बाद में वहाँ पर एक ब्राह्मण ऐसा प्रतापी हुआ कि अपने शिष्य को लेकर के उसने उस पर आक्रमण कर दिया, और थोड़े काल के पश्चात उसने सारा भारत स्वतंत्र करा लिया, और बाद में सेलूकस को उसने बंदी कर लिया। तो सेलूकस जब हार गया उससे, तो उसने अपनी लड़की एलन, शायद एलन नाम था, एलन नाम की लड़की से उस राजा का विवाह कर दिया। और वो सेलूकस का जो विवाह किया उस राजा से, यानी एलन का विवाह किया उस राजा से, तो उस विवाह में 5 प्रांत उसने लड़की को दहेज में दे दिया, 5 प्रांत। और फिर उससे भारत के साथ समझौता हुआ ये, और उसी समय मेगास्थनीज भारत में आकर के राजदूत रहा, सेलूकस का राजदूत था ये। अब वो जिस राजा को दिया था लड़की, और जिस राजा ने उसकी लड़की ली थी, वो राजा कौन था जिसने उसको स्वतंत्र कराए और ये किया? तो ये सारा अब वो ढूंढने लगा कि वो था कौन। तो उसको समझ में नहीं आया कि वो कौन था। तो उसका राजा का नाम है उसमें ग्रीक में सेंट्राकोप्टस, सेंट्राकोप्टस। अब सेंट्राकोप्टस तो कोई राजा हुआ ही नहीं भारत में, तो ग्रीक भाषा में लिखा था। तो जब भारत का इतिहास पढ़ने लगा और चाणक्य और चंद्रगुप्त को पढ़ा, तब उसने कहा कि अब हमें भारत के इतिहास की कुंजी हाथ लग गई। कहा कैसे लग गई भाई? कहा ये सेंट्राकोप्टस और कोई नहीं है, ये चंद्रगुप्त का नाम ही सेंट्राकोप्टस है। अब मेगास्थनीज ने सेंट्राकोप्टस की राजधानी का वर्णन किया है कि सेंट्राकोप्ट की राजधानी जो है वो हिंदुओं का जो पवित्र तीर्थ है प्रयाग, जहाँ गंगा और जमुना दोनों नदियाँ मिलती हैं, उसके पश्चिम में इतने मील दूर पर है, इतने योजन दूर पर है। वो लिखता है कि इतने मील दूर पर पश्चिम में। उसने पाटलिपुत्र का जिक्र नहीं किया है कहीं, पाटलिपुत्र का या पटना का जिक्र नहीं किया। उसने ये भी नहीं लिखा गंगा किनारे राजधानी है। उसने लिखा है कि जमुना के किनारे पर और जहाँ पवित्र नदियाँ दोनों मिलती हैं उससे पश्चिम तरफ इस राजा सम्राट की राजधानी है, ये उसने लिखा है।
अब सेंट्रागुप्त तो समझ में आ गया कि चलो चंद्रगुप्त हो गया, लेकिन चंद्रगुप्त की राजधानी वहां प्रयाग के पश्चिम तरफ कहाँ थी? उसकी राजधानी तो पूरब में थी, पाटलिपुत्र थी। अब ये बात तो एक बात उसकी मिल गई, वो नाम के सामने से सेंट्रागुप्त के नाम से उसने वो स्वीकार कर लिया, बाकी उसने कोई नहीं देखा। अब भारतीय इतिहासकार लिखते हैं कि उसका एक कथन गलत है, उसका एक कथन ही गलत है सारा के सारा। अब वो क्या लिखते हैं भारतीय इतिहासकार, ये भी मजे की बात सुनो। वो कहते हैं कि ये सेंट्रागुप्त जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय है सेंट्रागुप्त। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है उसी ने सेलुकस की लड़की के साथ विवाह किया है। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह सेलुकस की लड़की के साथ नहीं हुआ, भारतीय इतिहास से कहते हैं। और भारतीय इतिहासकार ये भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो सेलुकस के साथ नहीं लड़ा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये सेलुकस के साथ लड़ा है। वो कहते हैं अलेक्जेंडर का आक्रमण भारत के ऊपर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में नहीं हुआ, ये उसके बाद में हुआ है। चाणक्य ने जिस साम्राज्य का संस्थापन कराया वो यानी अलेक्जेंडर के विरोध में नहीं कराया, वो उससे पहले एक और यूनानी आक्रांता था उसके विरोध में कराया। ये सारा लंबा चौड़ा इतिहास। तो यूनान ने एक बार केवल अलेक्जेंडर के समय में ही नहीं भारत पर आक्रमण किया, इससे पहले भी 2 बार आक्रमण किया, क्योंकि भारत और यूनान का बॉर्डर था। तो उस समय की बात है। अब इस पर विवाद छिड़ा हुआ है। अब उससे यदि हम चंद्रगुप्त और इनको ले आते हैं इधर क्या बोलते हैं इसके साथ जोड़ते हैं तो भारत का इतिहास लगभग कितने 100 वर्ष पीछे हो जाता है। 31 और 18, 31 में से 18 निकाले तो कितना होता है? 13, 1200 वर्ष पीछे जाता है भारत का इतिहास। 1200 वर्ष पीछे चला जाता है। और यदि उनकी पश्चिम वालों की बात मान लें तो हमारा इतिहास 1200 वर्ष और इधर हो जाता है, कम हो जाता है। 1200 वर्ष की लड़ाई है, 1-2-3 की लड़ाई नहीं। अब इसी रूप से आचार्य शंकर के विषय में जो हमारे मठों में प्रमाण है उसके अनुसार आचार्य शंकर का आविर्भाव ईसा पूर्व 400 वर्ष हुआ है, 400 BC में हुआ है। और जो आजकल आचार्य शंकर का काल इन्होंने निर्धारित किया है वो 6वीं शताब्दी है, 7वीं शताब्दी। तो यानी 6, 4, 10, 1000 वर्ष का अंतर पड़ जाता आचार्य शंकर के इतिहास में। यानी सारा हमारा इतिहास करीब 1000-1500 वर्ष अंग्रेजों ने इधर खसकाया है अपनी बदमाशी के द्वारा। अभी पिछले साल आचार्य शंकर की 1200 सदी मनाई। मैंने भी इसके विरोध में लिखा था और कई विद्वानों ने भी लिखा कि भाई ये गलत है, आचार्य शंकर का 1200 वर्ष नहीं हुए, उनको तो बहुत वर्ष हो गए हैं। लेकिन एक मठ ने गवर्नमेंट का सहयोग लेकर के उसका समर्थन किया। उसमें भी कारण है, उनके झगड़े का कारण है। वो मठ है श्रृंगेरी का। तो श्रृंगेरी मठ में 700 वर्ष का गैप पड़ा। तो लंबी कहानी है वो, फिर कभी सुनाएंगे तुम लोगों को। तो इतिहास की ये जो बातें हैं इससे ज्ञात होता है कि भारत के इतिहास को, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पतंजलि जो है ये तो चंद्रगुप्त के पश्चात हुए हैं। गुप्त वंश के शासकों की मौर्य वंश के शासकों की दुर्गति करके पतंजलि ने शुंग वंश की स्थापना की है, मौर्य वंश का नाश करके। जैसे घनानंद हुआ है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, नंद वंश। जैसे नंद वंश का नाश किया था चाणक्य ने, ऐसे ही मौर्य वंश का नाश किया था पतंजलि ने।
और ये जो था क्या बोलते हैं पुष्पमित्र शुंग, ये पतंजलि का वैसे शिष्य था जैसे कि चंद्रगुप्त चाणक्य का शिष्य था। और महर्षि पतंजलि का विद्यालय जो था बहुत विशाल विद्यालय था, और वो गुरुकुल के अधिपति थे। उनका विशाल विद्यालय था, और उनका विद्यालय था सरयू के किनारे पर, सरयू गंगा के हरिहर क्षेत्र, हरिहर क्षेत्र जिसे कहते हैं, हरिहर क्षेत्र में उनका विद्यालय था, जहाँ से उन्होंने यानी पाटलिपुत्र में महान क्रांति की, और केवल अनर्थ के नाते। और उस समय अनर्थ करने में हेतु कौन था? बौद्ध। तो बौद्धों को यानी समाप्त करने के लिए पतंजलि ने ये कार्य किया। वैदिक धर्म का लोप हो रहा था, बौद्ध धर्म पूरे प्रभाव में था। बृहद्बल नाम का जो अशोक का पुत्र था, उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। उसकी माँ बड़ी चांडाल वृत्ति की थी, जिसने अपने बड़े पुत्र अपने क्या नाम कुणाल को कैसे बुरी तरह से मरवाया था। उसकी मतेली माँ थी ना, इसने किया था। ये सारी कहानी बड़ी लंबी कहानी है इतिहास की। तो पतंजलि ने उस बृहद्बल का यानी नाश कराया और पुष्पमित्र शुंग को गद्दी पर बैठाया, भारत का सम्राट बना। और वो ब्राह्मण था, तो ब्राह्मण राज रहा 300 वर्ष तक भारत में, शुंग वंश का। और शुंग वंश के बाद में फिर कुछ राजा हुए, उसके बाद में फिर गुप्त वंश आया है। और गुप्त वंश का वह पुरुष था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता है, जिसने सेलुकस के साथ युद्ध किया। ये बात की बात है, ऐसा हमारे भारतीय इतिहासकार मानते हैं। खैर, तो मैं तो ये बता रहा था कि पतंजलि का जो समय है वो महाभारत के बाद का है, और पतंजलि ने महाभारत से यानी गीता से बहुत कुछ लिया है, उसी के आधार पर उन्होंने प्रतिष्ठा की है। तो पतंजलि ने जहाँ पर ये बात कही, नए विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम विशेष अन्य विषयत्व, श्रुत प्रज्ञा और अनुत प्रज्ञा इन दोनों से वो विशिष्ट प्रज्ञा है, क्योंकि उसका विषय अन्य है। अन्य माने वह परमात्मा है, वह परमात्मा को विषय करने वाली